नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। तो उत्तर है, नदियों को मां स्वरूप तो माना हो गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। तो हमारे यहाँ जितने भी कवि, कहानीकार, लेखक हुए हैं, उन्होंने नदियों को माँ के रूप में ही देखा है और जाना है, और उनके बारे में माँ स्वरूप देखकर ही उनकी प्रशंसा की है। लेकिन जो लेखक नागार्जुन जी हैं, वो नदियों को बेटियाँ, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, बहन के रूप में भी देखते हैं। क्योंकि ये जैसे औरत के अलग अलग रूप होते हैं कि वो बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है, प्रेमिका भी है, पत्नी भी है, तो वैसे ही तो जो लेखक नागार्जुन जी हैं वो कहते हैं कि जब पर्वत के ऊपर से ये नदियाँ जब निकलती हैं तब इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ऐसे लगता है कि ये नदियाँ जैसे अपना बचपन बिता रही हैं, हिमालय की गोद में खेल रही हैं। तो इसी प्रकार उसने बेटियाँ, प्रेयसी और बहन के रूप में भी इनको मानने के लिए कहा है। उनको बेटियाँ, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न संख्या 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। तो जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, ये बहुत ही बड़ी और प्रमुख नदियां हैं। तो ये जो हिमालय से बर्फ़ पिघल के आती है, तो वो छोटी छोटी नदियाँ जितनी भी हिमालय द्वारा पिघल के, हिमालय की बर्फ़ पिघल कर जो पानी बहकर आता है, वो इन्हीं दो नदियों के सिंधु और ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती हैं। तो ये जो नदियाँ इतनी दयालु हैं कि कहने का मतलब कि वो जो हिमालय का पिघलता हुआ दिल है, तो अर्थात उसकी बर्फ़ है, उसकी एक एक बूंद को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं और समुद्र तक ले जाती हैं। ये सुंदर और बहुत ही लुभावनी भी हैं। प्रश्न संख्या 3, काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। तो उत्तर है, जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन देती हैं। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गाँवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कलेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। तो जो काका कलेलकर जी हैं, ये बहुत ही बड़े विद्वान हैं। तो इन्होंने नदियों को लोक माता कहा है कि सभी लोगों को माता के समान है। वो क्यों? क्योंकि जो नदियों का जल है और जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवित रहते हैं, हमें जीवन दान मिलता है। और साथ ही नदियाँ जो हैं बहुत ही कल्याणकारी हैं। और ये जैसे कि आपने देखा होगा, गंगा नदी में हम सभी अपने जो पूर्वज होते हैं, जिनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को हम पवित्र नदियों में डाल आते हैं। तो इसी प्रकार वो कल्याण करती हैं। इसके अलावे उनके जो नदियों के किनारे हैं, लोगों की जो पहली बस्तियां बसाई थी, वहीं से उन्होंने खेतीबाड़ी करना शुरू कर लिया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता, तो वो वाली जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी और वहीं से उन्होंने खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा नदियाँ गाँवों में से जहाँ जहाँ से बहती हैं, वो वहाँ से जितनी गंदगी है वो भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। और इनका जल है, जो पानी है, वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है और जिससे पैदावार ज़्यादा होती है। और मानव के जो आधुनिकीकरण हैं, जो अभी के औजार बने हैं, जो जो चीज़ें मानव ने तरक्की करके बनाई है, उनमें
जल का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे बिजली बनाना, सिंचाई करना या नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। तो मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि ये पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कलेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न संख्या 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? कि जब लेखक ने हिमालय की यात्रा की थी तब उसने किस किस की प्रशंसा की है? तो उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो जब वो हिमालय की यात्रा करता है तो उसमें उन्होंने नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, बर्फीली पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ तथा महासागरों के बारे में उन्होंने प्रशंसा की है।